सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या त्रयोदशी 13वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था, मनोरऊ वाह 38वां सूत्र आपको पढ़ा दिया था। आज की कक्षा में आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। सूत्र है 39वां, वर्णादनुदात्तातोपधातो नः। वर्णात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुदात्तात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, तोपधात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, ताः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, नाह प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। बहुत सारे पद हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 पद हैं। ठीक है, समासः तकार उपधा यस्य स तोपधः तस्मात् तोपधात् बहुव्रीहि। तकार उपधा में है जिसके, वो प्रातिपदिक ही है, तो वो कैसा हो गया? तोपधः। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है वाकी, अतः, अनुपसर्जनात्, गीप, क्रियाम, प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः वर्णवाचिनोदन्तादनुपसर्जनात् प्रातिपदिकादनुदात्तान्तात् तोपधात् विकल्पेन स्त्रियां गीप प्रत्ययो भवति, तकारस्य च नकारादेशो भवति। ठीक है, कहते हैं गुरुजी कह रहे हैं वर्णवाची, वर्ण माने रंग, माने कलर को कहने वाला कोई शब्द है, वर्ण को कहने वाला, और अदंतात और ह्रस्व अकारांत है, और अनुपसर्जन है माने प्रधान है। शब्द है वो मुख्य अर्थ में प्रयोग हो रहा है। ऐसे प्रातिपदिक, और कैसा होना चाहिए, अभी और विशेषण दे रहा है, अनुदात्तान्तात, और उसका जो अंतिम अक्षर है, जो अच है, वो कैसा होना चाहिए? अनुदात्त होना चाहिए, ये भी विशेषता है। और तोपधात, तकार उपधा में होना चाहिए, ये भी शर्त है। ये सभी एक प्रातिपदिक के विशेषण हैं। प्रातिपदिक कैसा होना चाहिए? वर्णवाची होना चाहिए, ह्रस्वकारांत होना चाहिए, और प्रधान होना चाहिए, प्रधान आख्या अर्थ को कहने वाला होना चाहिए, और अनुदात्त अंत वाला होना चाहिए, और तोपद होना चाहिए। ये एक प्रातिपदिक के अंदर इतनी विशेषताएं होंगी तब कहते हैं कि विकल्प से स्त्री माने स्त्रीवाच्य होगा, कहने के अर्थ में तो गीप प्रत्यय होता है विकल्प से। और जब गीप होगा तो कहते हैं गीप के संयोग से तकार से च नकारादेश भवति। जो तकार उपधा में तकार है उसको नकार कर देते हैं। जब गीप होगा तो नकार हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, पक्ष में जो प्राप्त है स्त्रीलिंग का प्रत्यय वो हो जाएगा टाप। चलिएगा, उदाहरण यहाँ पर दिया गुरुजी ने, ए नी एता, ये हो गया गीप, ये नहीं हुआ तब का है, नहीं हुआ तो टाप हो जाएगा अजात तष्टाप से, जो आदंत है। शेनी शेता, हरिणी हारिता, विशेष नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि ये सभी शब्द हैं, एत, शेत
और हारित, ये तो स्त्रीलिंग में एता, हरिता और श्वेता बन गए, पर मूल शब्द क्या है? एत, हरित, श्वेत। ये वर्णवाची है, रंग को कहते हैं। ठीक है। एत का अर्थ होता है चितकबरा। ठीक है। और श्वेत का अर्थ होता है उजला, सफेद। और हरित का अर्थ होता है हरा। ठीक, वर्णवाची है। और ये सभी प्रातिपदिक कैसे हैं? अकारांत है, ह्रस्व अकारांत है। ये देखिएगा यहाँ पर एत, श्वेत, हरित, ये शब्द कैसे हैं? अकारांत दिख रहे हैं आपको। ठीक है। और वर्णवाची, दो शर्त घट गई। तीसरी शर्त थी कि अनुदात्त अंत में होना चाहिए। तो इन सब का ये जो का जो आ है, ये अनुदात्त है। इस फिट सूत्र है ये, वर्णानाम ताणाति नितांतानाम। इस फिट सूत्र से ये शब्द कैसे हैं? आदि उदात्त हैं। कैसे हैं बोलो? आदि उदात्त है। आदि उदात्त माने ये उदात्त है इनका, ये ए, और इसका हा का आ, का मतलब अनुदात्तम पदम एक वर्जम से ये अंतिम वर्ण कैसा? अनुदात्त है। तो फिर ये अनुदात्त है, ये स्वरित हो जाएगा, पर हमें लगाना नहीं, तो अनुदात्त है। तो अंत में अनुदात्त मिल गया। और तकार सबकी उपधा में दिख रहा है आपको, अलोन्त्यात पूर्व उपधा। उपधा संज्ञा माने अंतिम वर्ण से पूर्व वाला जो वर्ण है, अंत में इनमें क्या है? आ आए, आ से पहले ता है, तो उपधा में हो गया। और ये मुख्य अर्थ के विधायक हैं, मुख्य अर्थ को कह रहे हैं, किसी अपने अर्थ का गुण नहीं है। ठीक है। अब इनको स्त्री के स्त्रीवाच्य का बताया जाए तो क्या हो जाएगा? गीप होगा विकल्प से, गीप होगा। तो अब बिल्कुल सरल देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, शर्त मैंने आपको घटा के बता दी। एत शब्द है और इससे विकल्प से गीप हो गया, गीप का ई बचा। ठीक है। और गीप के साथ साथ में क्या हो जाता है? इस तकार को नकार भी हो जाता है। क्या होता है बोलो? तकार को नकार, ना और ये आ। ठीक है। तकार को ही होता त को, और आ तो ऐसे कैसे रहता। अब यची भम यस्य तीचे से आकार का लोप हो गया, ये ई इसमें जुड़ गया, सु और हलगांधी लोप हो गया। तो क्या हुआ? ये नी। और जब गीप नहीं हुआ तो नकार भी नहीं होगा। तो और अजात तष्टाप से टाप प्राप्त अदंत है, तो स्त्री वाच्य में टाप हो जाएगा, का सवर्ण दीर्घ, हलगांधी लोप हो जाएगा, तो ये ता बन गया। इस प्रकार से बनाना है। ऐसे शेनी श्वेता, हारिणी हारिता। सरल है। ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अनुदाह अन्यतो गीश 40। अन्यता अव्यपदम, गीश प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति है। वर्णाद अनुदात्तात अतः अनुपसर्जनात् त्रियाम प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है। अर्थः तोपधात अन्यतः वर्णवाचिनोदन्तात् अनुदात्तान्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम गीश प्रत्ययो भवति। सरल है। कह रहे हैं तोपद, तोपधात माने तोपद से अन्यतः, माने तकार ऊपर वाले सूत्र में तोपद का आता, तो इसमें कह रहा है अन्यतः माने तकार उपधा से भिन्न, तकार उपधा वाले नहीं चाहिए, और वर्णवाची होना चाहिए। ठीक है। और ह्रस्व कारांत होना चाहिए, और अनुदात्त होना चाहिए। ठीक है। और इसमें अर्थ में अनुपसर्जन दिया नहीं है, अनुपसर्जनात् भी आएगा, अनुपसर्जन प्रधान भी होना चाहिए। ठीक है। ऐसे प्राथमिक स्त्रीलिंग में गीश प्रत्यय होता है, गीप नहीं होता है। क्या होता है? गीप होता है, नित्य होता है, गीश होता है, नित्य होता है, विकल्प से नहीं होता। ठीक है।
तो देखिएगा सारंगी, कलमाशी, शबली। अब ये शब्द कैसे हैं? सभी ये भी शब्द क्या हैं? वर्णवाची हैं। तो सभी सारंग, कलमाश, शबल, ठीक है, ये वर्णवाची हैं, वर्णवाची हैं। और ये उसी सूत्र से वर्णानाम तरणाति नितांता नाम, उससे क्या है? आद्य उदात्त है तो अंत अनुदात्त हो गए। और अनुपसर्जन है, तकार उपदा में नहीं है, इसलिए इनसे गीश हो गया। गीश हो गया। गीश होने से क्या हो गया? ये गीश और गीप में स्वर का भेद होता है, आपको बता दिया। गीश प्रत्यंत अंतिम उदात्त होते हैं। तो ये शब्द कैसा है? ये सारंग, ऐसा एक सिद्धि बता देता हूं मैं, सारंग, और इससे गीश हो गया, गीश का ई बचा, ठीक है। अब क्या गीश है तो सती शिष्ट स्वरो बलियान, अंत में आने वाला जो होता है उसका स्वर बलवान होता है। तो गीश का क्या? आदि उदात्त, माने ई उदात्त रहेगा, इसका स्वर हट जाएगा, अनुदात्तम पदम एक गर्जम यस्येति, जैसे कार का लोप हो जाएगा। सारंगी ऐसा बन गया, ये उदात्त हो गया, और ये अनुदात्तम पदम एक वर्जम अनुदात्त हो गया। तो सारंगी शब्द और स्वादित्पत्ति करेंगे, ये सु का लोप हो जाएगा। तो सारंगी ये अंत उदात्त हो गया। गीप करते तो आदुदात्त होता, ठीक है, तो गीप नहीं किया है। कलमाशी, शबली, ठीक है, यहां पर अर्थ दिया है गुरुजी ने। सारंगी का अर्थ होता है चित्तकवरी, कलमाशी का अर्थ होता है काली अथवा चित्तकवरी, शबली का अर्थ होता है चित्तकवरी। प्राय करके तीनों का अर्थ ही चित्तकवरी है, ठीक है। ऊपर वाले का अर्थ भी दिखा दिया था यहाँ पर गुरुजी ने, ठीक है। ये नहीं चित्तकवरी, ये शेनी उजली, और हरिणी हरे रंग वाली। तो बस अन्य तो गीश माने तका तो पद से अन्य शब्द, और बाकी शर्त ऊपर वाले सूत्र की सभी हैं। शित गौरादिभ्यश्च, शित गौरादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्ययपदम समासः शा इत यस्य स शित बहुव्रीहि, गौरादिर येषां ते गौरादयः बहुव्रीहि, शित च गौरादयश्च शित गौरादयः तेभ्यः शित गौरादिभ्यः इतरेतर योग द्वंद्वः, ठीक है। ये पहले यहाँ पर बहुव्रीहि हो गया, शकार इत जिनका वो शित हो गए, और गौर आदि में गौरादि गण हैं, गौरादि गण में पड़े हुए जो शब्द हैं गण पाठ में देख लीजिएगा वो शब्द, और फिर शित और गौरादि में द्वंद्व हो गया बाद में। अनुवृत्ति इसमें आ रही है गीश अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः शिद्भ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गौरादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां गीश प्रत्ययो भवति। कहते हैं शित प्रातिपदिकों से जिनका शकारित गया है, और गौरादि गण में पठित जो प्रातिपदिक हैं उनसे स्त्री लिंग में गीश प्रत्यय होता है, ठीक है। या अनुपसर्जन की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थ में नहीं दिखाया, हर बार अर्थ में नहीं दिखा रहे, अपने आप हमको संबंध लगा लेना है, अनुपसर्जन होना चाहिए, ठीक है। अर्थ में नहीं दिखाया कोई बात नहीं है, अब बार बार नहीं दिखाएंगे, अनुवृत्ति आ रही है बस, ठीक है। अनुपसर्जन प्रधान से ही होगा, चलिएगा। तो ये शित नर्तकी, खनकी, रजकी, गार्ग्यायणी, वात्स्यायनी, गौरादिभ्या गौरी, मत्सी। यहां पर नर्तकी की सिद्धि तो हमने आपको कराई थी। यहाँ पर क्या है? नृत धातु थी, नृत, और यहाँ श्वन प्रत्यय हुआ था। क्या हुआ था? श्वन प्रत्यय। शिल्पिनी श्वन, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र ध्यान कर लीजिएगा। शिल्पिनी श्वन माने शिल्पी, शिल्पी को कहना हो तो श्वन प्रत्यय होता है। श्वन होने के बाद में ये क्या बन गया था? ये संज्ञा आदि होकर नर्तक बन गया था। क्या बन गया था? गुणादि होकर के नर्तक। ये नर्तक अब स्त्री को कहना है, और ये शित है जो श्वन का शक, शकी संज्ञा हुई थी,
तो स्त्रीलिंग में इससे गीश हो गया, गीश का ई आ गया, और यसे तीचा और ई जुड़ गया इसमें, और तू आएगा उसका हलगांधी लोप हो गया, तो नर्तकी बन गया। ऐसे ही खनकी खोदने वाली, उसी से शौन प्रत्यंत खनक शब्द से क्षित है। ऐसे राजा की, राजक माने धोबी की स्त्री, धोबिन कह सकते हैं। और गार्ग्यायणी वात्स्यायनी, ये प्राचम स्पष्टता हमने पढ़ाई था, अभी आपको पढ़ाया था पीछे। तो यहाँ पर क्या है, ये 4-1-17 में पढ़ा था। प्राचम स्पष्टता, स्पष्ट प्रत्यय स्प प्रत्यय आया था, तो वो शित है, इसलिए यहाँ पर भी गीप हो गया, गीश हो गया था। तो गार्ग्यायणी वात्स्यायनी सिद्धि करा दी थी आपको। गौरादि गण में पढ़े हैं, गौरी मत्सी। तो गौरी, गौर प्रातिपदिक है, और उससे गीश आ गया है, और पूर्व सब लोप आदि होकर के ऐसा बन जाएगा गौरी। ठीक है, गीश प्रत्यय। मत्सी, मत्सी में ये बना हुआ, मत्स्य शब्द से बना हुआ है। क्या है, मत्स्य, ऐसा है मत्स्य। मत्स्य माने मेल मछली, अब फीमेल को कहना है तो मत्सी होगा। तो यहां पर इस सूत्र से क्या हो गया, मत्स्य से गीश हुआ। ठीक है, ये गीश हो गया, ये हलंत है। ठीक है, कभी कभी छूट जाता है, आप लगा लिया करें, कभी छूट जाए तो। अब यहां पर क्या बचा, गीश का इत संज्ञा आदि होकर के ई बचा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यची बम भाषंज्ञा हो गई। भस्य के अधिकार में एक ये सूत्र है, सूर्य तिस्यागस्त्य मत्स्यानाम इत्यादि। इससे क्या है, उपधा यकार का लोप हो जाता है। उपधा माने ई के परे रहते, उपधा में जो या है उसका लोप हो गया, आ बच गया, या के बाद जो आया वो बच गया, आ बच गया। आ का लोप हो जाता है यसे तीचा से, यहाँ लिखा हुआ है, आपकी पुस्तक में लिखा है। और फिर आ का लोप होता है यसे तीचा से, लोप हो गया आकार का, और तो ये जुड़ जाएगा मत सी, ऐसा बन जाएगा ये मत सी। ठीक है, बाद उत्पत्ति करके हल्का लोप हो जाएगा, मत सी ऐसे बनेगा। तो ये सूत्र है, इस सूत्र को मैं आपको ये अर्थ दिखा देता हूं, 6-4-149 149। ठीक है, अर्थ देख लीजिएगा, सूर्य तिष्यागस्त मत्स्यानाम या उपधाया, अन्नस्य भसंजकस्य उपधायकारस्य लोपो भवति इति परतस्तद्धिते च स चेद यकार सूर्य तिष्य अगस्त्य मत्स्य इत्येतेषां संबंधी भवति। सरल है पूरा। ये अंग भसंजक की उपधा यकार का लोप होता है ई के परे रहते, ई परे हो अथवा कोई तद्धित परे हो। तद्धित कैसा होना चाहिए, जिस तद्धित के परे रहते भसंज्ञा हो रही हो, ये ध्यान रखेंगे। यकारादि या अजादि प्रत्यय तद्धित के परे रहते क्या होती है, भसंज्ञा होती है। तो ऐसे पहले सचेत, वो यकार किसका होना चाहिए, इन शब्दों में से किसी शब्द का होना चाहिए। तो हमारे पास में मत शब्द था, तो मत शब्द का था, इसलिए यकार का लोप हो गया, और फिर अका ऐसे ती जैसे लोप हो गया। बताइए आपको, चलिएगा। ठीक है, बस इतना ही काफी है अभी। अब कितना सूत्र हो गया आपका, 41वां हो गया। चलिएगा आगे आ जाइएगा, बड़ा सूत्र है थोड़ा, पर सरल है। जान पद कुंड गौण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कवरात वृत्यमत्रावपना कृत्रिमा श्राणा स्थौल्य वर्णा नाच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केश वेशेषु। ठीक है, आइएगा, पदच्छेद जान कवरात इत्यादि पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, वृत्य वेशेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका, यहां से वृत्य मत्रावपना कृत्रिमा श्राणा स्थौल्य वर्णा नाच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केश वेशेषु, ये सप्तमी हो गया।
और जानपद कुंड गौण स्थल भाज नाग काल नील को नील कुश कामुक कवाराद, ये पंचमी एक वचन हो गया। ठीक है, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है वैसे। समासः, समास देख लीजिएगा। जानपद इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः, वृत्त्यमत्यत्र इत्यत्र इतरेतरयोग द्वंद्वः। समास अभी आपको करके बता देते हैं। ये बहुत सारे पद हैं परंतु यहाँ पर एक वचन दिख रहा है इसलिए समाहार द्वंद्व हो गया। यहाँ पर बहुत सारे पद है बहुवचन दिख रहा है इसलिए इतरेतरयोग द्वंद्व हो गया। ठीक है, चलिएगा पहले पद का समास कर देता हूं। सभी शब्द यहाँ पर पड़े हुए हैं, देख लीजिए। जानपदश्च कुंडश्च गौणश्च स्थलश्च भाजश्च नागश्च कालश्च नीलश्च कुशश्च कामुकश्च कवरश्च जानपद कुंड गौण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कवरम। समाहार नपुंसकलिंग करना पड़ेगा एक वचन। तस्मात् कवरात, समाहार द्वंद्व हो गया। फिर इसका समास देख लीजिएगा। वृत्तिश्च मत्रम च आवपनम च अकृत्रिमा च श्राणा च स्थौल्यम च वर्णश्च अनाच्छादनम च अयो विकारश्च मैथुनेच्छा च केशवेशश्च वृत्त्यमत्रावपना कृत्रिमा श्राणा स्थौल्य वर्णानाच्छादनाव्यो विकार मैथुनेच्छा केशवेशाः केशु केशवेशेषु, ये इतरेतर योग हो गया। ठीक है, अब इतना तो कर दिया, इतना तो आप कर सकते हैं अब। ठीक है, बहुत पढ़ लिए। अब है आपका इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। गीश अनुपसर्जनात् स्त्रियाम प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ जानपद कुंड गौण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कवर इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथा संख्यम वृत्ति अमत्रा आवपन अकृत्रिमा श्राणा स्थौल्य वर्ण अनाच्छादन अयो विकार मैथुनेच्छा केशवेश इत्येतेष्वर्थेषु स्त्रियां गीश प्रत्ययो भवति। ठीक है, कहते हैं जानपद कुंड ये शब्द हैं, ये क्रमशः माने जानपद वृत्ति अर्थ में, कुंड अमत्र अर्थ में, गौण आवपन अर्थ में, स्थल अकृत्रिमा में यथासंख्य करके क्रमशः इन अर्थों में ये शब्द होंगे तो और स्त्री को कहना होगा, स्त्रीवाच्य होगा तो क्या है, गीश प्रत्यय हो जाएगा। और यदि ये अर्थों में इनका प्रयोग नहीं होगा, ये वाच्य नहीं होंगे, माने इनका ये वाच्य नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, आजादी तष्टाप से टाप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। आइएगा यहां दिखाते हैं। उदाहरण, जानपदी भवती वृत्त्यभिधेये अन्यत्र जानपदी एव स्वरे विशेषः। ठीक है, यहां पर देखिएगा, कहते हैं जानपदी भवती माने अंत उदात्त दिखा रहे हैं। अंत उदात्त होता है यदि वृत्ति अवधेय हो। ठीक है, यदि वृत्ति अभिधेय हो माने वृत्ति माने आजीविका, तो जानपदी बनेगा और अंत उदात्त बनेगा। यहाँ स्वर में अंतर आएगा, स्वरूप इसका एक ही होगा। यहाँ पर कैट टाप नहीं होगा क्योंकि ये शब्द अलग प्रकार से बना हुआ है इसलिए। और अन्यत्र माने अन्य अर्थ में, वृत्ति से भिन्न अर्थ में यदि प्रयोग होगा तो क्या, जानपदी। वृत्ति से अर्थ कोई स्त्रीवाच्य होगा तो जानपदी बनेगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा गीप, गीप होगा, ये आदि उदात्त बन जाएगा। बस इतना ही अंतर है, स्वर भेद है। ठीक है, अब इसकी सिद्धि आपको दिखा देंगे, पहले इन उदाहरणों को देख लेते हैं। एवं स्वरे विशेषता, केवल स्वर में ही भेद होता है। कुंडी भवत्यमत्रे वाच्य, मत्र वाच्य में कुंडी बनता है।
अन्यत्र कुंडा एव। गौ गौणी भवति आवपने अर्थे गौण अन्यत्र। थली भवत्यकृत्रिमा चेत अन्यत्र स्थला। सब जगह टाप होता जा रहा है अन्य अर्थ में। भाजी भवति श्राणायाम वाच्यायाम अन्यत्र भाजा। नागी भवति स्थौल्यर्थे नागा अन्यत्र। काली भवति वर्णे विधे अन्यत्र काला। नीली भवति अनाच्छादने वाच्ये नीला अन्यत्र। कुशी भवति अयो विकारश्चेत अन्यत्र कुशा एव। कामुकी भवति मैथुनेच्छायाम अन्यत्र कामुका। कवरी भवति केश वेशे अर्थे अन्यत्र कवरा। ठीक है, यहां पर गुरुजी ने अर्थ दिखा दिया है। यहां पर ये देख लीजिएगा, ये अर्थ भी बता देते हैं आपको। जानपदी इस वाले जो अर्थ हैं वो आजीविका। कुंडी पात्र है। गांव गोणी बोरी, जो आटा आदि रखते हैं इसमें, वो बोरी। थली प्राकृतिक ऊंची जगह, कोई पहाड़ी। भाजी पकी हुई सब्जी होती है। नागी मोटी होती है, मोटी को कहते हैं नागी। काली काले रंग वाली। ठीक है। नीली औषधि, नीली माने कोई औषधि को कहना है तो नीली बोलेंगे। कुशी लोहे की फाली को बोलेंगे। कामुकी वासना से युक्त स्त्री को कहेंगे। कावरी चित्र विचित्र केश विन्यास वाली कोई स्त्री को कहेंगे। इनसे अन्य अर्थ यदि स्त्री वाच्य होंगे तो क्या हो जाएगा? जानपदी में तो गीप होगा, अन्यत्र सब में या तष्टाप से टाप 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 होता चला जाए। जानपदी में गीप क्यों होगा ये देख लेंगे। ठीक है। सिद्धि में कुछ भी नहीं है, सभी ह्रस्वकारांत शब्द हैं, उनसे गीप हो जाए, वो गीश हो रहा है, यस्य तीचर से लोप हो जाएगा और मिल जाएगा स्वादि उत्पत्ति हलगादि लोप हो जाएगा। केवल जानपदी पर विचार कर लेते हैं। यहाँ गुरु जी ने लिख दिया है, यहीं पर देख लेते हैं। वृत्ति अर्थ में वर्तमान जानपद शब्द से गीश होकर जानपदी शब्द अंतोदात्त बनता है। ठीक है, क्या बनता है? अंतोदात्त। ये अनुदात्त हो गया। ठीक है। जब वृत्ति अर्थ नहीं होता है तब जनपद शब्द का उत्सादी गण में पाठ होने से भवादि अर्थ में उत्सादिव्यो अई से अई प्रत्यय होकर के टिड्ढाणी से गीप हो गया। तो इयन इत्यादि नित्यम से जानपदी शब्द आदुदात्त होता है, यही विशेष है। गीप गीश के स्वर का भेद हमने पहले ही दिखा दिया है। कुंडी आदि में अमत्रादि अर्थ होने पर गीश होगा, यदि अमत्रादि अर्थ नहीं होगा तो अजात तष्टाप से टाप प्रत्यय होगा, 4 1 4 से, वही अजात तष्टाप। अभी पढ़ तो दिया आपको, एकदम समझ में तो नहीं आया होगा, आप समझ लीजिएगा इसको। ठीक है। यदि मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो आप सोचेंगे भाई गुरुजी को भी नहीं समझ में आया, और हमको समझ में आ गया है, इसलिए आपको समझा के ही छोड़ेंगे, बिना समझाए हुए नहीं छोड़ेंगे। चलिएगा, यहां क्या कह रहे हैं? पहले हम जानपद शब्द को बनाते हैं। क्या है? जानपद शब्द। जानपद शब्द कैसे बना है? जनपद से बना हुआ है। क्या हुआ है? जनपद से बना हुआ है। जनपद से, जनपद शब्द से उत्सादी गण में पड़ा हुआ है। उत्सादिभ्यो अई, बहुत सारे अर्थ हैं वहां पर, ये आगे हम पढ़ेंगे। चौथे अध्याय में आगे पढ़ते रहेंगे। उत्साह तो क्या है? उत्सादिभ्यो अई से अई प्रत्यय होकर के ये शब्द बनता है। यहां वृद्धि हो जाएगी तद्यश्चामादे, और यहाँ की संज्ञा होगी आ बच गया। ठीक है। और ये क्या है? यहाँ ऐसे पीछे से आकार का लोप हो जाएगा, ये आ इसमें जुड़ेगा। अब क्या है? देखिए, जनपद शब्द था। क्या था? जनपद।
जनपद शब्द क्या है? फिशो अंतुदात्त, जो फिट सूत्र से अंतुदात्त था, ये अब जानपद हो गया है, पहले ये अंतुदात्त था, ठीक है। फिर उसके बाद में आई प्रत्यय आ गया इसे। अब सती शिष्ट स्वरो बलियान, सती शिष्ट स्वरो बलियान से क्या हुआ? बाद वाला स्वर, अब इसका स्वर क्या है? अई का, अई का प्रत्यय परश्च आद्युदात्तश्च प्राप्त होता है, परंतु आद्युदात्तश्च का अपवाद यह नित्याद्र नित्यम ये है। ये नित्याद्र नित्यम तो पहले भी आपको पढ़ाया कि इत नित प्रत्यय के परे रहते पूर्व के आदि को उदात्त होता है, पूर्व के आदि को उदात्त होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? ये क्या है? ये उदात्त हो गया इसका, ये, ठीक है। ये उदात्त हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में देखिएगा यहां पर जानपद शब्द, जानपद ये शब्द हमने बना लिया, तो ये कैसा शब्द है? अन आदि उदात्त हैं और ये मानो अनुदात्त है, ठीक है। बस अभी पूरा स्वर नहीं लगाएंगे, बाकी स्वर आदि अभी नहीं लगाना, क्योंकि अभी शब्द और बढ़ाना है। अब क्या है? ये जानपद शब्द यदि वृत्ति अर्थ में प्रयोग होगा, वृत्ति अर्थ में, आजीविका अर्थ में यदि प्रयोग हो रहा है, स्त्रीवाच्य है, तो इस सूत्र से क्या हो रहा है? इसमें गीश हो रहा है। क्या हो रहा है? बोलो, गीश। अब स्वर फिर लगाएंगे, गीश आगे नया। गीश का अपना स्वर क्या है? प्रत्यय परश्च आद्युदात्तश्च आद्यंत कस्मिन, वही उदात्त, वही आदि है, वही अंत है, तो आदि उदात्त माने जो इसका ई बचेगा वो कैसा? उदात्त। अब इसमें दो उदात्त तो नहीं रह सकते, तो सती शिष्ट स्वरो बलियान, बाद वाला स्वर बलवान है, तो ये उदात्त हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट गया। यस्य तीच से इसके आकार का लोप हो गया, ध्यान दीजिए क्या हो गया? यस्य तीच से इस आकार का लोप हो गया। अब क्या है? अब ये शब्द ऐसा बन गया जानपदी, ये उदात्त हो गया। ई अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये हो गया गीश पक्ष का। गीश पक्ष में क्या बताया गुरुजी ने? गीश पक्ष में जानपदी शब्द अंतुदात्त बनता है, ये अंतुदात्त बन गया, स्वादि उत्पत्ति करके और स्वादि सु का लोप हो जाएगा, ठीक है। अब जिस पक्ष में गीप होगा तब क्या बनेगा? तब देख लीजिएगा। ये अब जानपद शब्द हमने फिर ले लिया। जानपद शब्द का अपना स्वर क्या था? पहले स्वर क्या था? आदि उदात्त था। इस सूत्र से ये नित्याद्र नित्यम से तो का ही प्रत्यांत है। अब जिसका वृत्ति अर्थ नहीं है, कोई अन्य स्त्री वाच्य है, तो अब ये अई प्रत्यांत है। क्या है? अई प्रत्यांत शब्द तो है, तो अई प्रत्यांत स्त्री वाच्य होगा तो क्या? टिड्ढा अणई, ये अई प्रत्यय पड़ा हुआ है, अई प्रत्यांत से स्त्री वाच्य होने पर क्या होता है? गीप होता है। क्या होता है? गीप। गीप का जो ई बच गया, ई का अपना स्वर क्या है? अनुदात्त, सुप्पित अनुदात्त है ये तो यहां पर तो कोई जरूरत ही नहीं है, सती शिष्ट स्वरो बलियान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो यहां पर ये उदात्त रहा यहीं का यहीं। अब यस्य तीचे से ई का आकार का लोप हो जाएगा इसका, तो ये ऐसा बन गया, सु का लोप हो जाए, सु आएगा, लोप हो जाएगा, तो अब इसको क्या बन जाएगा? अनुदात्तम पदम एक वर्जम, और उदात्ता अनुदात्त से स्वरता, और स्वरता संहिता मनुदात्ता नाम। इस प्रकार से इसका वास्तव में स्वर बनेगा जानपदी। ये गीप पक्ष का देख लीजिएगा, गीप पक्ष का इसका स्वर ऐसा होगा। ये आदि उदात्त गुरुजी ने लिखा है, ठीक है। जानपदी शब्द आदि उदात्त होता है, और ये उदात्त के बाद अनुदात्त को स्वरित होगा, और ये एक श्रुति हो जाएगी। इस प्रकार से होगा। आप लिख के करेंगे तो 100% कर लेंगे। बाकी अन्य शब्दों में
आपको स्वर नहीं देखना, यहाँ पर एक जैसा रूप बन रहा था तो उसमें भेद दिखाना है कि दो रूप कैसे बने, उनमें अंतर क्या है। इसलिए जानपदी जानपदी, एक जानपदी अंत उदात्त है वृत्ति अर्थ वाला, और वृत्ति से भिन्न अर्थ में जो जानपदी बनेगा वो होगा आद्य उदात्त। ठीक है, चलिएगा, आशा है आपको ये 100% समझ में आना चाहिए। थोड़ा कम आया तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, पढ़ते रहिए, लगे रहिएगा, आपको 100% आ जाएगा। ठीक, चलिएगा, अब आपने ये तो मान लिया होगा कि मुझे तो ये समझ में आ गया है मुझे तो समझ में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हमारा सूत्र है शोणात् प्राचाम, शोणात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, प्राचाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम। अनुवृत्ति है गीश अनुपसर्जनात् स्त्रियाम, प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। ये अनुपसर्जन अपने आप अर्थ में लगता चला जाएगा, कहीं गुरुजी लिखते हैं कहीं नहीं लिखते हैं, पर उससे कोई मतलब नहीं है, लगेगा। ठीक है, अर्थ अनुपसर्जनात् शोणात् प्रातिपदिकात् प्राचाम आचार्याणां मतेन स्कीश प्रत्ययो भवति। माने प्रधान अर्थ को में विहित जो शोण प्रातिपदिक है वो प्राच्य माने प्राचीन आचार्यों के मत में गीश प्रत्यय हो जाता है उससे स्त्रीवाच्य में, स्त्रीलिंग को कहने में। अन्यों के मत में टाप हो जाएगा, या तष्टप शोण अकारांत है, तो शोणी शोणा सिद्धि कुछ भी नहीं है, वैसी है। ठीक है, चलिएगा, वो तो गुण वचनात्, ये विशेष सूत्र है, इसको ध्यान कर लीजिए। विशेष तो सभी है, फिर भी ये कुछ विशेष ज्यादा है वा अव्ययपदम उता उताह पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, गुण वचनात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। समासः गुणम उक्तवान गुणवचनः तस्मात् गुणवचनात् तत्पुरुषः, तत्पुरुष समास है। तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में ये सूत्र मैंने आपको समझाया था। ठीक है, कौन सा सूत्र? तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। संख्या बता देता हूं जिससे आपको पुनः स्मरण हो जाए, तो मुझे समझाने में सरलता होगी। संख्या है 2:1:29, दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 29वां सूत्र है। तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, वहां पर गुणवचन शब्द आया था, वही गुणवचन वैसा ही यहां पर है। यहां गुरुजी ने कहा गुणम उक्तवान गुणवचन, जिस शब्द ने गुण को कहा परंतु अब गुण को नहीं कहता, अब किसको कहता है? गुणी को, वो जिसमें है उसको कहता है, ऐसा शब्द। ठीक है, माने गुणवाची शब्द जिसने पहले गुण को कहा था परंतु अब गुण को नहीं कहता, गुणी को कहता है। अनुवृत्ति गीश अनुपसर्जनात् स्त्रियां, प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थः उकारांतात् गुणवचनात् अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां वा गीश प्रत्ययो भवति। कहते हैं ह्रस्व उकारांत, ह्रस्व उकारांत लेना है, ठीक है, दीर्घ नहीं लेना। उकारांत, ह्रस्व उकारांत गुणवचनात् माने गुण वचन, माने पहले गुण को कहा था परंतु वो ह्रस्व उकारांत शब्द अब कह रहा है गुणी को, वो गुण जिसमें वर्तमान है उसको कह रहा है। और प्रधान अर्थ को कहने वाला प्रातिपदिक स्त्रियाम स्त्री वाच्य होगा तो विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। पक्ष में कुछ भी नहीं होता, कुछ प्राप्त ही नहीं है, वैसा का वैसा ही रहता है, पर स्त्री को कह सकता है। उदाहरण दिया पट्वी पटुहु मृद्वी मृदुहु। ये जो पटु शब्द है, पटु, पटु वस्तुतः पटु
अब किसी व्यक्ति को कहते हैं पटु, माने उसके अंदर पटुत्व है, इसलिए उसको पटु कह रहे हैं। तो पटु शब्द पहले गुण के लिए प्रयोग हो रहा था, परंतु अब हमने किसी के साथ उसका विशेषण रूप में प्रयोग किया तो वो गुणी को कहने लग गया, गुणी को कहने लग गया। इसलिए पटु अब ये जो वो गुणी है वो कैसा है, स्त्रीवाच्य, तो विकल्प से क्या हो गया, गीश हो गया। तो पटु और गीश, ठीक है, ये गीश हो गया आपका, ई बचा, और यहां कुछ प्राप्त नहीं है, यहां पर आपका ये को एणची लग गया तो ऊ को वा हो गया, पटवी, सु आ गया हल्का अंदर पटवी, और जब नहीं हुआ तो पटुहु। अब ये भी स्त्री को कह रहा है, ये भी पटवी स्त्री, पटुहु स्त्री, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। और पुरुष को कहने के लिए तो पटुहु होता ही है, ध्यान रखेंगे। हमेशा आप ये मत सोचे पटुहु स्त्री कहीं लिखा हुआ है, पटुहु पत्नी, पटुहु बालिका तो भी सही है, पटवी बालिका, पटवी पत्नी, पटवी स्त्री, पटवी कोकिला, पटवी काकी ठीक है, तो दोनों चलेंगे, ठीक है, या हुआ नहीं तो भी स्त्रीवाच्य को स्त्रीवाच्य हो सकता है। ऐसे ही मृद्वी और मृदु, मृदु, मृदु का माने कोमल, मृदु माने कोमल, कोमल एक गुण है वास्तव में, परंतु अब ये किसी के लिए प्रयोग तो गुणी को कह रहा है अब ये, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया, ये इस प्रकार से जो भी गुण वचन हैं उन सब से हो जाएगा। पटवी चतुर स्त्री, पटु वही अर्थ है, मृद्वी कोमल स्वभाव वाली स्त्री, ठीक है। तो पटु ही ऋणादेश होकर के पट्टु मृदु बने, जिस पक्ष में गीश नहीं हुआ उस पक्ष में पटु मृदु ही रहे। चलिएगा बहुवादिभ्यश्च, बहुवादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम च अव्यपदम समासः। बहुरादि येषां ते बहुवादयः तेभ्यः बहुवादिभ्यः बहुव्रीहि। बहु शब्द आदि में जिन शब्दों के वे सभी शब्द क्या हैं, बहुवादी, बहुवादयः, तो बहुवादी गण हैं, गण पाठ में देख लीजिए, ठीक। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, वागीश अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ठीक है। अर्थः बहुवादिभ्यो अनुपसर्जनेभ्यो प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां विकल्पेन गीश प्रत्ययो भवति। बहुवादी गण में पठित जो प्रधान अर्थ में विहित जो प्रातिपदिक हैं उनसे स्त्रीलिंग में विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। ये गुणवाची नहीं था, ये गुणवचन नहीं है, इसलिए इसको अलग से विधान करना पड़ रहा है। वही है बहुवी, बहु, ठीक है। तो यहां बहुत स्त्री को कहना होगा तो बहुवी, बहु शब्द का अर्थ किसी स्त्री वाच्य के साथ लगाएंगे तो बहु, बहुवी और बहु दोनों प्रयोग बन जाएंगे, ठीक है। यहां पर भी अणादेश हो जाए, बहुवी बन जाएगा। चलिएगा आगे आ जाइएगा, सरल है। नित्यम छंदसी, नित्यम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति। बहुवादिभ्यः गीश अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः बहुवादिभ्यो अनुपसर्जनेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्च छंदसी विषये स्त्रियां नित्यम गीश प्रत्ययो भवति। कहते हैं बहुवादी गण में पठित जो प्रधान अर्थ में विहित जो प्रातिपदिक है उनसे छंद विषय में तो स्त्री वाच्य होगा तो नित्य ही गीश होता है, लोक में विकल्प से होता है। पूर्वेण विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थम वचनम, पूर्व सूत्र से विकल्प प्राप्त था तो नित्य के लिए ये वचन कहा है, नित्यम छंदसी। आइएगा, कुछ नहीं है, बस उसमें गीश हो जाएगा, बिना गीश का नहीं बनेगा छंद में। छंद में आपको
बहु नहीं मिलेगा स्त्री के लिए। बह्वीषु हित्वा प्रपिबन, बहुवी बना लिया, सप्तमी बहुवचन का है ये, है जैसे नदीषु, तो और बाकी सिद्धि तो नहीं करनी, तो बहुवी बन गया। यहाँ पर भी गीश प्रत्यंत दिखाया जा रहा है, ठीक? इसका बहु नहीं बनेगा, बस ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, भुवश्च, भुवः पंचमी विभक्ति एकवचनांतम, च अव्ययपदम। अनुवृत्ति नित्यम छंदसी गीश अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यया परश्च। इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः छंदसी विषये स्त्रियां अनुपसर्जनात् भुवः प्रातिपदिकात् नित्यम गीश प्रत्ययो भवति। छंद विषय में स्त्री, छंद विषय में स्त्रियां स्त्री वाच्य होगा तो अनुपसर्जन जो भुवा प्रातिपदिक है उससे क्या हो जाएगा, नित्य ही गीश होगा। इसमें क्या प्राप्त हो रहा था, भुवा शब्द सा क्या है, हाँ भुवा शब्द से अजाता, ये विभू शब्द है, माने भू अंत में जिनके है, ठीक है, ये भुवा। तो भुवा का अर्थ है यहाँ पर वास्तव में भू शब्द, भुवा माने पंचमी का है, तो भुवा प्रातिपदिकात माने वास्तव में ये क्या है, ऐसा है, ये भू अंत वाला चाहिए, ठीक है। तो भू शब्द भू धातु से बनता है, डू प्रत्यय होकर के विप्रसंभ्यो डु संज्ञायाम से, ठीक है। तो इससे क्या है, गीश नित्य ही गीश प्रत्यय होगा, जैसे विभुई चा प्रभुई चा संभुई चा, तो ये भी छंद विषय का है। तो यहां पर ये गुरुजी ने लिखा दिया है, इसमें देख लीजिएगा, बाकी कोई विशेष नहीं है। विभू प्रभु संभु शब्द विप्र संभ्यो ड्वसंज्ञायाम सूत्र से डू प्रत्यांत होकर के सिद्ध होते हैं, हमने सिद्धि कर लिया पहले ही, ठीक है। 3-2-180वां सूत्र था। तत्पश्चात सूत्र से गीश होकर के विभुई आदि की सिद्धि पूर्वक जाने, माने यहाँ पर भी कोई अणची लग जाएगा तो आदि का लोप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब ये विभू शब्द क्या है, मुख्य अर्थ का है, इसमें कोई गुण नहीं हुआ। भू शब्द यहाँ प्रधान अर्थ में वर्तमान है, वी उपसर्ग लगने पर भी, क्योंकि इसका विधान ही वी उपसर्ग पूर्वक है, समपूर्वक है, प्रपूर्वक है, तो तभी ये बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा विभुई पुण्योगादाख्यायाम। अब बड़े सूत्र आए, अब गाड़ी पटरी पर चढ़ गई है ठीक है। पुण्योगादाख्यायाम, पुण्योगात पंचमी विभक्ति एकवचनांतम, आख्यायाम सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम। अत्र पंचम्य अर्थे सप्तमी, यहां पर ये जो सप्तमी दिया है, ये वास्तव में इसका अर्थ तो निकलेगा पंचमी का से, ठीक है। तो परंतु महर्षि पाणिनि ने यहाँ पंचमी के अर्थ में सप्तमी पढ़ दिया जी ठीक है। विचित्रा ही पाणिनि कृति, पाणिनि जी कृति विचित्र है। तो कहते हैं समास पुंसा योगा माने संबंध, पुण्योगा तस्मात् पुण्योगात, माने पुंसा माने पुरुष से, संयोग माने संबंध, उसको क्या कहते हैं, पुण्योगा। तो तृतीय तत्पुरुष समास है ये, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, गीश अतः अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ पुण्योगात् पुरुष संबंध कारणात् यद अनुपसर्जनम अदंतम प्रातिपदिकम स्त्रियां वर्तते पुंसा आख्याभूतम तस्मात् गीश प्रत्ययो भवति। कह रहे हैं पुण्योगात माने पुरुष के संबंध से, माने पुरुष के संबंध से के हेतु से, माने पुरुष के संबंध से, यद माने जो, अनुपसर्जन माने प्रधान, अदंत शब्द प्रातिपदिक है, प्रधान स्त्री को कह रहा है, स्त्री अर्थ माने स्त्री वाच्य में वर्तमान है, पुरुष को तो कहता है परंतु अब स्त्री को उससे कहना चाह रहे उसी शब्द से,
तो कहते वर्त पुंस आख्याभूतम, पुंस आख्याभूतम का अर्थ है जिस शब्द ने पहले पुरुष को कहा है परंतु अब वो स्त्रीवाच्य को के लिए तैयार है, कहने के स्त्रीवाच्य को बताने के लिए तैयार है। ठीक है, तो पहले पुरुष को कहने वाला शब्द होना चाहिए, पहले पुरुष को कहा जाए तो उससे गीश प्रत्यय होता है। अब देखिएगा, ये बिल्कुल लोकाचार का सूत्र है, लोकाचार में आराम से हम देखते हैं, वर्तमान में भी देखते हैं, हमेशा देखेंगे। जैसे गणकस्य स्त्री गणकी, ध्यान रखिएगा, गणकस्य स्त्री गणकी, गणक को बोलते हैं ज्योतिषी को। अब ज्योतिषी की स्त्री को भी हम लोग में क्या बोलते हैं, भाई ज्योतिष ने है ये भाई ज्योतिषी की स्त्री ज्योतिष, वो ज्योतिष जानती नहीं है और हमको उसको बोलते हैं ज्योतिषिनी। जैसे मास्टर की पत्नी को क्या बोलते हैं, मास्टरनी, चाहे वो मास्टरनी नहीं है तो भी उसको बोलते हैं मास्टरनी। मास्टरनी होती वो अलग चीज है, मास्टरनी होगी तो मास्टरनी बोलेंगे, परंतु अधिकतर क्या होता है, मास्टरों की जो पत्नियां होती हैं उनको मास्टरनी बोलते हैं, कुमार की पत्नी को कुमारिन बोलते हैं, ब्राह्मण की पत्नी को ब्राह्मणी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो यहां पर स्त्रियों को कहा जाता है वो पुरुष के संबंध से कहा जाता है। तो यहां पर उदाहरण दिया गणकस्य स्त्री गणकी, माने ज्योतिषी की स्त्री को गणकी कह रहे हैं, जबकि वो तो ज्योतिष का काम नहीं करती। ज्योतिष का काम करती है तो फिर उससे प्रत्यय आएगा तो अलग बात है, वो दूसरा प्रत्यय आता है, ये नहीं आता। तो गणकी, पृष्ठी, महामात्री, प्रचरी, तो पृष्ठस्य स्त्री पृष्ठी, महामात्रस्य स्त्री महामात्री, प्रचरस्य स्त्री प्रचरी, गीश हो गया सिद्धि सामान्य। अब यहां पर समझ लीजिएगा, ठीक है, पूरा ये समझना है, ये बहुत विशेष सूत्र है। पुरुष के साथ संबंध होने के कारण से प्रातिपदिक, जो प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में वर्तमान हो तथा पुल्लिंग को पहले कह चुका हो, ऐसे अदंत अनुपसर्जन प्रातिपदिक से गीश प्रत्यय होता है। जैसे गणका, गणकी ज्योतिषी की स्त्री, पृष्ठी नेता की स्त्री, अब पृष्ठ होता है नेता, अब नेता की स्त्री को नेता नहीं बोलते हैं, जबकि वो तो नेतागिरी नहीं करती तो भी उसको नेता नहीं बोलते। हाँ, नेतागिरी करती है उसको भी नेता नहीं बोलते हिंदी में, परंतु जो नेता की स्त्री है नेतागिरी नहीं करती है तो भी उसको नेता नहीं बोलते तो यहाँ पर वहां पर उसको नेता कह रहे हैं, जो नेतागिरी नहीं करती है उसको भी नेता बोल रहे हैं। तो नेता माने अब उसका जो पुरुष है उसके संबंध से बता रहे हैं उसको। महामात्री, प्रधानमंत्री की स्त्री, प्रधानमंत्री, महामात्र माने प्रधानमंत्री, अब उसकी स्त्री तो महामात्र नहीं है तो प्रधानमंत्री नहीं है तो भी उसको उसको महामात्री कहेंगे, क्योंकि उसका पति महामात्र है इसलिए उसको महामात्री बोलेंगे। प्रचारी, नेता की स्त्री वही है पृष्ठी के समान। अब और समझ लीजिए, गुरुजी ने एकदम साफ साफ लिख दिया है, मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी बता देता हूं। गणकी आदि शब्द पुरुष के संबंध से स्त्रीलिंग में है, क्योंकि गणक की स्त्री होने के कारण वह गणकी कही जा रही है, अतः पुंयोग है, मतलब पुंसा संबंध है। एवं गणक आदि शब्द पहले पुल्लिंग की आख्या वाले ही थे, मैंने पहले पुरुष को कहा था उन्होंने, अतः गीश प्रत्यय हो गया। जो स्वयं एवं ज्योतिषी स्त्री होगी या प्रधानमंत्री होगी वह गणिका या महामात्रा कहलाएगी, ध्यान रखेंगे। जो स्वयं नेतागिरी करती है या स्वयं प्रधानमंत्री को स्त्री है प्रधानमंत्री, तो उसको कहने के लिए गीश नहीं आएगा, उसको आएगा जाति तष्टाप से टाप आएगा। हाँ, पुरुष के संयोग से उसको नहीं कहा जा रहा। तो गणिका, जो स्त्री स्वयं ज्योतिष का कार्य करती हैं उसको गणिका बोलेंगे, ठीक है। ऐसे उनसे गीश न होकर के टाप होगा, ये मैंने आपको समझा दिया, इस बात को समझ लीजिएगा।
चलिएगा चलिएगा। चलिए एक सूत्र और पढ़ते हैं, 50 पूरे कर देते हैं। क्रीतात कर्ण पूर्वात, क्रीतात पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, कर्ण पूर्वात पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम। समासः कर्णम पूर्वम अस्मिन् इति कर्ण पूर्वः तस्मात् कर्ण पूर्वात बाहुव्रीहिः। कर्ण पूर्व में माने कर्ण का अर्थ है कर्ण कारक वाची शब्द, ठीक है। कर्ण शब्द, कर्ण कारक वाची शब्द पूर्व में है जिसके वो कर्ण पूर्व शब्द हो गया, ठीक है। तस्मात् कर्ण पूर्वात बाहुव्रीहि। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, ग्रीष गीषा गीष अतः अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थ कर्ण पूर्वात कृत शब्दांताद अनुपसर्जनात् अदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गीष प्रत्ययो भवति। कहते कर्ण पूर्वक माने कर्ण कारक वाची जो शब्द है ऐसे पूर्व में है, और अंत में क्या, कृत शब्दांतात, कृत शब्द अंत में है। कृत का अर्थ खरीदा हुआ या खरीदी हुई। अनुपसर्जनात् माने प्रधान अर्थ को कहने वाला, अदंतात ह्रस्वकारांत है ही कृत शब्द, प्रातिपदिकात् प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में गीष प्रत्यय होता है। वस्त्रेण क्रियते या सा वस्त्रक्रीति वसनक्रीति। अब देखिएगा यहां पर क्या है, वस्त्र के द्वारा खरीदी गई जो वस्तु, ऐसा अर्थ आ रहा वस्त्र में, ठीक है। वस्त्रों के द्वारा वस्त्र दिया, कुछ चीज ले ली, तो वो स्त्रीवाच्य है, स्त्रीलिंग की है कोई, तो वस्त्रक्रीति माने, तो यहां पर क्या है, वस्त्र टा और क्रीत और इसमें सु आ जाएगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। वस्त्र में सिद्धि, यहां पर ये सूत्र दिया कर्तृकर्णे कृता बहुलम, ठीक है, समास होगा इससे। तो वस्त्र टा तृतीयांत है ये, और क्रीत सु, ठीक है। इसका क्या है, वस्त्रेण क्रीता, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वस्त्र के द्वारा खरीदी हुई कोई वस्तु, तो वस्त्र के द्वारा, तो यहाँ पे इस सूत्र समास हो, कर्तृकर्णे कृता बहुलम से समास हो गया है, ठीक है। सुप लुक हो गया, तो वस्त्र क्रीत, और इससे क्या है, गीश हो गया, और फिर लोप आदि होकर के ऐसे तीचा है, वस्त्र क्रीति स्वादि उत्पत्ति हलगांधि लोप। तो वस्त्र क्रीति और वसन क्रीति, वसन का अर्थ भी कपड़ा होता है, वसनेन क्रियते यासा वसन क्रीति, कोई भी वस्तु है। चलिएगा, वस्त्र के द्वारा खरीदी हुई और वसन के द्वारा मतलब कपड़े के द्वारा खरीदी हुई। तो आज की कक्षा में कुछ सूत्र काफी हो गए हैं, वैसे तो आगे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं स्टॉप लगेगा, बाकी तो अब स्पीड चल पड़ी है, ठीक है, चल पड़ी है। अब 5वें अध्याय तक लगातार ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है, पढ़ते रहिए। बहुत आनंद आए कि इसमें आपको प्राचीन इतिहास की जानकारी भी मिलेगी। पाणिनि जो व्याकरण है वो केवल भाषा को ही नहीं सिखाता, वो प्राचीन भारत जो प्राचीन भारत जो अखंड भारत था उसके इतिहास का भी प्रमाण है। याद दिलाता रहता है कि भाई पाकिस्तान भारत का ही भाग है। भूटान, बंगाल, अफगानिस्तान सभी अखंड भारत के भाग हैं, वस्तुतः भारत ही है। पाणिनि व्याकरण हमारे प्राचीन इतिहास को सजो करके रखा हुआ है, ठीक है। तो प्रयास करना चाहिए अखंड भारत बनाने के लिए फिर दोबारा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।